स्वागत है। आज 15 फरवरी है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 फरवरी से एसडीटीवी ऑन एयर हो रहा है। तो हमारे पहले पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में राजसमंद का नाम रोशन किया है और ऐसी कविताओं के माध्यम से एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगभग 2500 से ज्यादा कवि सम्मेलन और कई देशों में अपनी यात्राएं कर चुके राजसमंद के होनहार सुपुत्र और उससे भी ज्यादा एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, एक बेहतरीन इंसान पंडित सुनील व्यास हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंडित सुनील व्यास का। स्वागत है सुनील जी आपका एसडीटीवी में। बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले आपकी शुरुआती शिक्षा, आपका शुरुआती दौर, क्योंकि हमने सुना है कि राजसमंद कांकुली में आपका पदार्पण बाद में हुआ था, उससे पहले आप कहीं और थे। कहाँ थे, क्या कर रहे थे और कैसी शुरुआत आपकी थी? सबसे पहले तो मैं इस प्रतिष्ठित नाम एसडीटीवी चैनल एक ऐसा नाम मैं कह सकता हूँ कि जो हिंदी फिल्मों के शौकीन है मैं तो हूँ, और जिन्होंने कभी पुराने जमाने में साइकिल पे कंधे पर रेडियो लटकते हुए सुना हो तो वो जानते होंगे एक जो आवाज आज तक गूंजती है, जैसे सोहराब मोदी, राज कपूर, राजकुमार, है ना, रेडियो की वो आवाज, अमीन सायनी, उन आवाजों को हम अभी तक भूल नहीं पाए, हमारे जहन में जिंदा है। ऐसे ही एसडीटीवी और एसडीटीवी आपका जो चैनल है उस आवाज को भी हम कभी भूल नहीं पाए राजसमंद वाले। और फिर से एक बार यह आवाज हमारे मन मंदिर में नुपुर बजाने के लिए आ गई है। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं। राजसमंद की लहरों पर बिखरी हुई तमाम संवेदनाओं को जो आप समेट कर लाए हैं, इसके लिए एक बार पुनः सबकी तरफ से उन बड़ी पाल की हवाओं की ओर से, उन झील के उस पार तट की ओर से, है ना, उन परिंदों की ओर से, सबकी ओर से, इस राजसमंद की तमाम जनता की ओर से मैं आपके इस चैनल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुनील जी को हमारे पॉडकास्ट में सबसे पहले आमंत्रित करने के पीछे का हमारा लक्ष्य यही था कि राजसमंद की जो खुशबू है वो राजसमंद की खुशबू आम जन तक पहुंच सके। और आज आपके प्रथम वक्तव्य में आपने जिस तरह से आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है उसमें राजसमंद की वो महक, राजसमंद झील की वो लहरें, राजसमंद झील की वो हवाएं राजसमंद के हर एक नागरिक के दिल तक पहुंची है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और अब हमारे सवाल पर बिल्कुल मैं आ जाता हूँ उसी सवाल पर जी। राजसमंद तालाब की पार जी, यहाँ मेरा घर, लेकिन चूंकि उस जमाने में मेवाड़ में रोजगार के सीमित साधन थे तो मेरे दादाजी और उनके मतलब बड़े मुंबई में जाकर बस गए। और पिताजी भी, चूंकि सीधी सी बात है कि जब दादाजी गए तो गए, 12 साल की उम्र में पिताजी भी चले गए थे। पिताजी ने यहाँ पढ़ाई की, मंदिर में एक स्कूल चलती थी उस समय, तो चौथी तक पढ़ाई उन्होंने यहीं पर द्वारकाधीश मंदिर में स्कूल चलती थी वहाँ पर की। फिर वो 12 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे, हम लोग भी वही पले बड़े। मैंने करीब 3 साल यहाँ बचपन यहाँ गुजारा राजसमंद में, मैंने तैरना यही सीखा था। लेकिन वापिस पापा मुंबई ले गए, जन्म स्थान जो भी है। लेकिन हम मुंबई की उन गलियों में, उन चालों में पढ़कर बड़े हुए, उसमें खेल कर बड़े हुए, जिसको कहते थे कि छत नहीं होती थी, छपड़ा होता था, जिस पर दौड़कर हम पतंग उठा करते थे, है ना, जिस पर हमारी जब क्रिकेट खेलते थे तो स्ट्रेट शॉट मारना हमने मुंबई की उन्हें चोर वाली गलियों में से सीखा है। तो वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई। अद्भुत जिंदगी थी, घोड़ा गाड़ी वाली मुंबई थी। ये अनुभव कैसा था कि एक ऐसे शहर में जहाँ बहुत सीमित संसाधन थे, गलियां छोटी छोटी थी, शहर शुरू होने से पहले ही, शहर तो क्या कहूँ, या गांव शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाया करता था। सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर कहने को या राजसमंद झील के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं था। वहां से देश के सबसे बड़े महानगर में जाना और वहां की चीजों को देखना, ये अनुभव कैसा था? मैं छोटा था उस समय, जब मुझे लगे थे तो मैं बहुत छोटा था। तो मुझे
हाँ जरूर, ये जरूर था कि मैं यहाँ 3 साल करीब, मैं पहले से तीसरी तक तो मुंबई में ही पढ़ाई की, और चौथी पांचवी और छठी मैंने यहाँ पढ़ाई की, और सातवीं वापस मुंबई में की। तो उस समय इतना था नहीं, छोटा सा मेरा गांव था, शहर था ये, काकोली शहर तो नहीं कह सकते, गाँव का। वहाँ से वापस मुंबई चले गए, फिर वहीं वापस पढ़ाई हुई मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, कैसी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की, लॉ की, और वहीं पर हम थिएटर से जुड़ गए थे। मैंने कई थिएटर्स किए थे, मैंने मराठी थिएटर्स भी किए, मैंने गुजराती थिएटर्स भी किए थे, और एक्टिंग का शौक था मुझे। अच्छा, संगीत हमारे परिवार में था। मेरे पिताजी ठुमरी गाया करते थे, शौकिया, वो प्रोफेशनल नहीं थे। बहुत अच्छा सितार बजाते थे, और मैं जिस परिवेश में पला बड़ा, तो उस परिवेश में संगीत का बड़ा योगदान था। मेरे आसपास कई बड़े बड़े म्यूजिक मतलब आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, और आपका जानकर आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि अ, पिताजी जहाँ पेड़ी पर बैठा करते थे, कई बार नौशाद साहब आकर बैठते थे उनके पास। नौशाद साहब का नाम आपने सुना होगा, मौसीकी का वो सरताज। तो हमें तब तक पता नहीं था कि नौशाद साहब इतने बड़े है ना, हम भी उनसे बातचीत करते थे। मैंने फिर तबला सीखना शुरू किया, क्योंकि संगीत हमारे उसमें था। तो शिमला हाउस, अल्लाह का खान साहब का एक गैराज था वहीं पर, उस गैरेज में हम लोग सीखना शुरू किए। फिर मैंने पाखंडे पद्धति से पवंस में तबला स्टार्ट किया। अभी भट्टाचार्य जी से मैंने तबला सीखा, बाकायदा सिस्टमेटिक मैंने तालीम ली तबले की। लेकिन पिताजी ने कहा था कि इसको प्रोफेशन में बनाना, शौक है ना, हमने शौक है ना सीखा। जुड़ाव तो था ही, थिएटर से जुड़ते गए, और चर्च गेट पर हमारी कॉलेज थी। बड़ा अद्भुत दृश्य, वो आपने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। और भुलेश्वर में हमारा घर था, तो हम घर से पैदल निकलते थे कॉलेज के लिए, और वापस पैदल आते थे, क्योंकि वो जगह बहुत सुहावनी थी, साउथ मुंबई की। और वहाँ एक गैलोड रेस्टोरेंट था चर्च गेट पे। वहाँ हमने डेविड, एक बड़े आर्टिस्ट थे फिल्मों में, डेविड को, राज कपूर को, और कई बड़े बड़े आर्टिस्ट को हमने वहाँ बैठकर कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए देखा। रामदेव मनर जी, शरद जोशी जी, उन गैलोड में बैठकर चाय कॉफी किया, हम भी वहीं जाते थे। लेकिन हम पैसे तो इतने जेब में होते नहीं थे, पर कभी कभार किसी के पास होते थे तो हम वही चाय कॉफी पीते थे। और काला घोड़ा पर जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो उसमें जाते थे, थिएटर्स देखने जाते थे, तो थिएटर से जुड़ाव स्टार्ट हुआ। फिर मैंने प्ले किया था डार्क ग्लोरी, जिसके लगभग 150 शोज किए हमने, और उस पर कहते हैं कि शायद एक फिल्म बनी थी परिंदा, नाना पाटेकर। उसके पहले वो प्ले था डार्क ग्लोरी, वो शो हमने किए थे। इस तरह से जिंदगी चलती गई। तो आपके जो पिताजी थे वो मुंबई में क्या मंदिर की सेवा में? हाँ, मेरे पिताजी मुंबई के पहले लाल बाबा में एक मंदिर था पुलेश्वर में जी, वहाँ समाधान जी थे। फिर वहाँ से वो 2 साल के लिए यहाँ काकोरी में छोटा मंदिर है, यहाँ उन्होंने समाधान की सेवा की। कुछ परिस्थिति बदल गई थी, कुछ चेंज हुए थे, स्वाभिमानी तो थे, क्योंकि मेवाड़ी थे तो स्वाभिमानी, किसी कारण बस छोड़ छाड़ के आ गए। लेकिन उन्हें रास नहीं आया काकोरी, क्योंकि हवाएं तो उनकी मुंबई के लिए गई थी। तो वापस वो गए, उनको वापस बुलाया, और मोटा मंदिर है बुलेश्वर में, वहाँ वापस वो समाधान जी के पद पर लग गए थे। और हम उन्हीं के लिए खेलकर मोटा मंदिर की विद्या चाल, पीपला चाल में खेलकर बड़े हुए। जब मुंबई में थे तब आपने कभी सोचा था कि मैं वापस काकोली की उन गलियों में या काकोली वापस मेरा आना होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, और सोच भी नहीं सकता था। मेरा एक अलग से परिवेश बन चुका था, मेरा एक वातावरण, मेरी अलग दुनिया बन चुकी थी। मैंने 89 में बॉक्स ऑफिस ज्वाइन किया, एक फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेंड मैगजीन, जिसके एडिटर विनोद बिरानी आज भी है वो, और मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। उनके साथ मैंने, वो एडिटर थे उसके मुख्य संपादक, उन्होंने मेरे अच्छे, मतलब मेरे बॉस कह सकता हूँ, फर्स्ट बॉस, उनके साथ मैंने बॉक्स ऑफिस ज्वाइन किया। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से मेरी बैक एंट्री हो चुकी थी। मैंने कई फिल्मों के फर्स्ट रिव्यूज लिखे मेरे हाथ के। एक फिल्म थी जुर्म, विनोद खन्ना, संगीता बिरानी की, और इनकी, इसकी फर्स्ट प्रेस रिव्यू मेरे हाथ की है। एक फिल्म थी जीवन एक संघर्ष है, और राम लखन जो थी सुभाष घई जी की, उसकी भी रिव्यू मेरे हाथ की है उस जमाने में बॉक्स ऑफिस में।
कई फिल्म लॉन्चिंग होना, शूटिंग कवरेज करना, इन सब एक अलग मेरी दुनिया थी। कभी सोचा नहीं था कि अब आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम मतलब सुनील जी को ऐसे कवि जानते थे, लेकिन आज हम सुनील जी की उस दुनिया से रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ राजसमंद वासी और ये जहाँ जहाँ शो जो जो लोग देख रहे हैं वो सुनील जी के इस पहलू से भी रूबरू हो रहे हैं। और शायद सुनील जी अगर कारपोलिक नहीं आते तो कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पर हम सुनील जी को देख पाते, शायद ये हो सकता था। लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा सा आपकी शिक्षा के बारे में। जी, मैं रोकूंगा। मैं छोटे पर्दे पे आ चुका हूँ बहुत पहले। मैं 86 में आ चुका हूँ, जब दूरदर्शन पर सीरियल्स आना, धारावाहिक आना आरंभ हुआ। हम लोग और बुनियाद और ऐसी ये जो है जिनकी धारावाहिक आती थी, ऐसे सफी नामदार साहब की एक धारावाहिक आई थी, यस सर। उस जमाने में एल्फिस्टन कॉलेज में ड्रग एडिक्ट पर एक फिल्म बनी थी। क्योंकि एल्फिस्टन कॉलेज हमारे पास में था, तो विल्सन कॉलेज में उसकी शूटिंग थी, चौपाटी में। एल्फिस्टन में भी उसकी शूटिंग हुई, कुछ शूटिंग हमारे कॉलेज में हुई। तो उसमें मैंने लीड रोल किया था 13 एपिसोड। मैं एक्टिंग कर चुका था उसमें, लेकिन मेरा एक्टिंग से ज्यादा पर्दे के पीछे मन था, ये चल रहा था। इसके साथ जब आपकी एजुकेशन हो रही थी तो कैरियर, जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उस वक्त जब ये शायद 85-90 के बीच की बात है, 90 की बात है, 80-90 की बात है, उस वक्त आपने क्या सोचा कि मुझे ये बनना है या कैरियर में मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, जीवन यापन किस और करना है, इसके बारे में आपने? मैंने कभी सोचा नहीं था काम कर लिया जी। और मेरा जो पूरा कैरियर था वो इंडस्ट्री में होने का था, और कैमरे के पीछे डायरेक्ट करना या प्ले डायरेक्ट करना या थिएटर से जुड़ना ही रहा। तो कभी सोचा नहीं था, और होता भी है जो ऊपर वाला चाहता है। अचानक से जिंदगी पलटी खा गई, क्या करें। आपने एजुकेशन पूरी मुंबई से ही कंप्लीट की? मैंने मुंबई से कंप्लीट की। उसके बाद आगे का जो सफर था आपका? बीकॉम एलएलबी मैंने वहीं से किया। अच्छा, आपने एलएलबी की है? मैंने एलएलबी की, मैंने महाराष्ट्र में गोवा हाई कोर्ट की सन ले रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर महाराष्ट्र में गोवा की सन लेने के बाद सुनील व्यास, पंडित सुनील व्यास एक शारीरिक शिक्षक के रूप में कैसे यहाँ तक पहुंचे, इसके पीछे की कहानी बड़ा अद्भुत है। क्या बताऊं सर आपको। एक दिन अचानक से मैं घर पहुंचा, मतलब मेरा लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट था। लंबे लंबे बाल रखता था, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े थे। तो अच्छा, एक कंट्रोवर्सी बीच में हुई थी, जुर्म फिल्म बनी थी। तो एक गाना निकला था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए। बिल्कुल, बहुत फेमस था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको लिखा था बाकायदा, कि ये बाकायदा पूरा का पूरा कंसेप्ट चोरी किया हुआ है जतिन ललित के द्वारा। अच्छा। और ये लिख के, और वो शनिवार को पब्लिश हो गया था। संडे के दिन, सैटरडे को हमारी छुट्टी, फ्राइडे को पब्लिश हो गया था। सैटरडे को उस ऑफिस की, हमारे मैगजीन की छुट्टी रहती थी, क्योंकि ट्रेड मैगजीन बहुत लोकप्रिय थी। आपने ट्रेड गाइड देखा होगा। उस जमाने में मोबाइल था नहीं, फोन लैंडलाइन किसी के घर में होता है, किसी के नहीं होता। बॉस ने एक लड़के को भेजा गज्जू करके, जो पीआर था उस समय, कि उसको बुला के ला। वो मुझे बुला के लाया, बोला जतिन ललित के कंटिन्यू मेरे लैंडलाइन पे फोन आ रहे हैं, और तुमने बदनाम कर दिया, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने चोरी किया? उनका मुझे मालूम था ये होगा। बाकायदा कंट्रोवर्सी हुई उस जमाने में, और उसमें मैं था। मैंने काला घोड़ा से एक कैसेट चलती थी उस जमाने में, द 500 माइल्स। आप कभी सुनना उसको जी? 500 माइल्स, जो जैनी हैरी और इन तीन लोगों ने मिलकर गाया था। वो सेम गाना, सेम धुन, कंसेप्ट पूरा सेम। वो जतिन ललित की चोरी करके जब कोई बात बिगड़ जाए, लिख दिया। मैंने कहा ये सुना। बोले यार तू कहाँ से गाया है? उनका मैंने पूरी स्टडी करके फिर लिखा है। कंट्रोवर्सी हुई थी उस जमाने। तो फिर उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉ करते हुए, वकील बनते हुए पंडित सुनील व्यास एक शारीरिक शिक्षक की भूमिका में कैसे? लॉ में मैंने इसलिए करा था कि मुझे इसी बहाने कॉलेज जाने को मिल जाता था जी, और उसमें थिएटर्स होते थे। मेरे जहाँ कैसी कॉलेज थी ना, उसी में लॉ भी चलता था। मैंने कहा 5-8 साल इसी कॉलेज में रहेंगे, थिएटर्स करते रहेंगे। अब घर वाले चूंकि जो थे, हम साधारण मध्यम वर्गीय,
वो लग रहा था कि यार कहीं नौकरी कर लेगा, मैंने कही अगर पढ़ाई छोड़ दी थी मुझे नौकरी लगा देंगे। मेरा काम चलता था इधर उसमें नौकरी कर रहा था, पर कहीं भी अकाउंटेंट बन जाए लोग, कोई अकाउंटेंट बन जाएगा या वकील बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, वही सोच थी और आज भी यही होती है हमारे मध्य वर्ग में। मैंने कहा मुझे ये नहीं बनना, तो मैंने लोग जानबूझ के ऐसे ही कर ली। मेरे को आज भी अगर कोई केस देगा तो डेफिनेट आएगा और फिर यहाँ आ गए। यहाँ आने के पीछे की कहानी बड़ी अद्भुत थी। नई जनरेशन सुन ले इसको, आपकी सांसें आपके माता पिता की सांसों में बसी होती है, इतना ध्यान रखना। आप मुझसे आगे मत चलना, कभी भी उनका आशीर्वाद देना। मैं घर आया तो पापा ने कहा कि कांकरोली चलना है, मैं यहाँ से मंदिर से रिटायरमेंट हो रहा है, तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। मैंने कहा हम चले गए, उनका आदेश नहीं पालना। हम आगे कांकरोली आ तो गए, झील पे घर, और मैं बड़ा परेशान हो गया था, बिल्कुल नींद नहीं आती, क्योंकि मैं दिन भर काम करने वाला था। सुबह से भागता, रात तक आता, वापस भागता, रात को 1:30 बजे घर आता था दोस्तों के साथ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं, यहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, मैं और झील दिन भर तेरे उसमें। तो उसमें एक आपकी एक बहुत फेमस लाइन मैंने कई बार सुनी हुई है, झील को लेकर जो आपके उद्गार हैं वो बहुत भावुक ढंग से आपके मुख से निकलते हैं। तो आज आपकी इस बात को लेकर ये लग रहा है कि शायद आपका सबसे पहला दोस्त जो है उस वक्त मेरी जी रासन जी, क्योंकि मेरी जो बड़ी मम्मी थी, मेरे 2 मम्मी है, मेरी पहली वाली मम्मी की डेथ इस लाल बंगले के तीसरी सीढ़ी से स्लिप होके हुई थी, इसी झील में हुई थी। तो मुझे आज भी लगता है कि मेरी माँ इस झील में है, और उसकी लहरों में मुझे उसका आंचल नजर आता है, उसकी लहरों में मुझे उसकी गोदी नजर आती है। तो मैं 4-4, 5-5 घंटे इसी झील में रहता था। वापिस आके खाना खाया और वापिस ना सोया, वापिस झील में। मेरी माँ परेशान हो गई थी कि यार बच्चा घबरा गया है, परेशान हो गया। मैं कह नहीं सकता था कि मैं अंदर अंदर ऐसे सब खत्म हो चुके थे जो कमाए। तो एक योग बैठा ऐसा बना कि जब फिजिकल टीचर्स की ट्रेनिंग का योग बन गया, महाराष्ट्र चला गया, वापस ट्रेनिंग करके आ गया, और मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आया 7-7 साल स्ट्रगल किया बहुत। मैं मार्बल मंडियों में जाता था, अकाउंट्स का काम करता था, जिसको नफरत थी अकाउंट से। मुझे आज मैंने बीकॉम की है, लेकिन मुझे अकाउंट से नफरत है। खुद के जेब में 5 रुपये नहीं, हम दूसरे का 5 लाख का हिसाब बिठा कर कर रहे हैं। मैं आज भी नफरत, मुझे फिर भी करता था। घर की स्थिति, मेरी स्थिति वैसी थी। इसको मैं सुन लिया, मेरे द्वारकाधीश ने मुझे एक फिजिकल टीचर की नौकरी दे दी। कौन से सन की बात है? ये 95, 13 दिसंबर 1995। आप सोचो कि जो लड़का वहां से लेकर एक छोटे से गांव में हाथ में एक टिफिन लेके नौकरी करने जा रहा है गांव में टीचर की। एक फिल्म के रिव्यू लिखने वाला लड़का, एक थिएटर करने वाला लड़का, और आज टिफिन लेके और गांव में फिजिकल टीचर बन के उन गांव के ठेठ देहाती बच्चों को पढ़ा रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा है। उस वक्त जहन में कभी मुंबई की बातें याद नहीं आती? बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती? मुंबई आज भी आती है, याद आती है, आज भी याद आता है। वो कैसे भूल सकते हैं आप? सब कुछ तो वही था, मेरे दोस्त वही थे, मेरा प्यारे मिसेस। अब गलियां जी, माहौल का प्यार, आप गलत मत जाना, होते ही है जी जी जी। सब कुछ वही था। तो छोड़ के यहाँ आया, तो यहाँ मेरे बाबा का आशीर्वाद था, मेरी माँ का आशीर्वाद था, और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे द्वारकाधीश का था जी। शुरुआत की जिंदगी की डेली अप डाउन करता था, यहाँ गोमती के पास धानी में जी, वहां मेरी पोस्टिंग हुई। आप विश्वास मानना विनीत भैया, तब तक भी मुझे गांव में कोई जानता नहीं था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग वहां हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद साथ होता है तो धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान बनने शुरू होती है, ऐसे जी चलता गया। उसके बाद राजसमंद में सेटल हो गए। शादी आपकी कब, कहाँ? मेरे शादी की क्या इसके पीछे भी कोई लव मैरिज का कुछ रहा है, पसंद की या घर वालों ने पसंद की? जी ना, लव मैरिज का कंसेप्ट हमारे उस जमाने में नहीं था जी। लव तो था पर मैरिज का कंसेप्ट नहीं था। दिखा के मैं हमारी माँ को दिखा लाया था कॉलेज में जी, ये वो लड़की।
और एक ने डंडा उठाया और जो सुताई हुई, उसके बाद मैंने मेरे से कंसेप्ट छोड़ दिया और फिर यहाँ जहाँ बाबा ने जहाँ शादी कर। कौन से सन में शादी हुई आपकी? मैंने 94 मतलब जॉब लगने से 1 साल पहले आपकी शादी हो चुकी मैं थी? जॉब लगने के 1 साल पहले, और शादी जिस दिन मेरा एंगेजमेंट था उसी दिन मुंबई से आया मैं, 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, 13 तारीख को मेरी शादी हुई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शारीरिक शिक्षक से मंच पे पहुंचने का सफर, बड़ा अद्भुत था। कवि बनने का सफर या माइक पकड़ने का सफर, ये कैसा था और क्या इतना आसान था कि आज पंडित सुनील व्यास जो 2500 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं, जिन्हें काकोली के इस छोटे से नगर से लेकर अमेरिका और दुबई तक लोग जानते हैं, क्या पंडित सुनील व्यास को सहज ही सब कुछ मिल गया? मैं सहज आप जानते मिलता है क्या जी, और जो सहज मिलता है तो वो इतनी जल्दी टिकता भी नहीं जी, 2000 की बात होगी, सन 2000 जी, 25 साल हो गए मुझे इस कवि सम्मेलन में। होता क्या था भैया, हम आजाद मैदान में कवि सम्मेलन सुनने जाते थे, मेरे भाई और ये सब लोग हम लोग लेके जाते थे। तो वहाँ का जो कवि सम्मेलन होता था ना, उसने मुझे पता नहीं क्यों आकर्षित किया अपनी तरफ, उन कविताओं ने। हिंदी मुझे मेरे ढंग की आज भी नहीं है, आपको आश्चर्य होगा मैं हिंदी का कवि हूँ और मेरी हिंदी आज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरू से हम लोग इंग्लिश मीडियम में थे और मराठी या गुजराती। मैं हिंदी अगर बोलता हूँ तो कई बार गुजराती का आ जाते हैं, कई बार मराठी आ जाती है, कई बार इंग्लिश आ जाती है। लेकिन गैलोट रेस्टोरेंट में जब रामरेख मनोहर जी को और शरद जी को और इनको सबको देखता था तो मुझे यार इतने बड़े लोग हैं। अच्छा, मेरे थिएटर की जो रिहर्सल होती थी उसमें मनोहर जी खुद आते थे कई बार, बड़े कवि थे, बड़े संचालक थे, पिताजी के मित्र भी थे। तो वो जो कवि सम्मेलन होता उसका कार्ड मुझे देते बांटने के लिए, तो हम घर घर जाके सेटों को बांटते थे, रात रात भर कवि सम्मेलन सुनते थे। क्या अद्भुत दृश्य था। सुबह मतलब उस वीटी स्टेशन पर सुबह का मतलब सूरज उगा हो और बैरागी जी, बालकवी बैरागी जी खड़े होकर दिनकर पढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या खड़ी होकर उस दिनकर कविता का सम्मान कर रही है। अद्भुत था, उसने मुझे आकर्षित किया। या आगे तो या तो कुछ रास्ता था ही नहीं, कई सारे तरफ से रास्ते बनते, लेकिन कहते हैं ना कि कला कहीं के अंदर से अपना रास्ता खोजती है, प्रतिभा अपना रास्ता खुद खोजती है। प्रतिभा को सिफारिश की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। प्रतिभा तूफान होती है, जैसे नदी निकलती है तूफान की तरह, गंगा ने अपना रास्ता खुद बनाया, प्रतिभा अपना रास्ता खुद बनाती है, ईश्वर की कृपा से, बड़ों की कृपा से। मैं कवि सम्मेलन सुनने गया था यहाँ पर राजनगर स्कूल में, एक स्कूल है बड़ा स्कूल हमारे वहाँ, तो वहाँ सुन रहे थे तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो हम बोल लेते, क्योंकि हम थिएटर से जुड़े हुए थे। मैंने तो अच्छे सुन, मैंने कहा इससे अच्छा तो हम बोल लें। पास में आयोजक बैठे हुए थे, हमारे एक सर थे क्या है त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, शिक्षक थे हमारे वहाँ के। तो उन्होंने कहा तू बोल लेगा, मुझे नहीं पता था कि यही आएंगे, लो बोल लेंगे। तो मेरा एक दोस्त था धीरेन्द्र, हम दोनों गए थे, उन्होंने जाके हमारा नाम अनाउंस कर दिया, हम वापस भाग के बाहर आ गए। चूंकि कांकोली आए थे तो इसकी कुछ परंपरागत आदतें हमें लगी, जैसे वो गुटखा रगड़ना करना, हम गुटखा रगड़ने लगे। वो बाइक लेके हमारे पास स्कूटर लेके आए, वापिस पकड़ के लगे, मंच पर बिठाया। वो मेरा पहला मंच था उस 2002 सन 31 दिसंबर सन 2000। आयोजक ने मुझे बुलाना और संचालक ने मुझे बुलाना भूल गया, धीरेन्द्र से पढ़वा दी, मुझे बुलाना भूल गया, मैं भी खुश था, ठंड बहुत तेज थी। उन्होंने चिल्लाया, बोले इसको वापस पढ़ाओ। उसने इशारा किया, देख भैया करिश्मा खत्म हो गया, 4 लाइन आती है तो बोल जाओ। मैंने 4 लाइन बोल दी। कौन सी? सुना दो? बिल्कुल। तकदीर चल रही है उनके दाम आजकल, खिलाफ हमसे है सारा काम आजकल, किस तरह मुझे आग पेट की, चादर से बड़े हो रहे हैं पाम आजकल। वाह, बहुत खूब। मैंने उस जमाने मेरी परिस्थिति पे लिखी थी जी, वंश मोर होगी। तो मतलब आपको लिखने का शौक पहले से था? लिखने का शौक था, क्योंकि मैं बॉक्स ऑफिस में था जी जी तो लिखते ही था जी जी। तो वंश मोर हो गई, उसके बाद भूल गए, कवि सम्मेलन गया, हमें कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कहाँ से लोग बनते गए। सबसे बड़ा ब्रेक या यूँ कहूँ कि सबसे पहली पहचान
कवि सम्मेलन के मंच पर आपको कब मिली और आपको किसने वो चांस दिया? जैसे ही पता लगा ना तो इंटरेस्ट बातें चलती गई। तो एक कवि हैं बुद्ध विकास दत्त जी, उनको पता लगा कि ये कवि सम्मेलन कर रहा है। उन्होंने उनका लैंडलाइन पर फोन आया कि भाई आप सुने थे आप कवि सम्मेलन कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही बुला रहे हो, मुझे कविता बोले नहीं आप आ जाओ। 1 अप्रैल सन 2001 में उन्होंने मुझे आगुचा गुलाब बुलाया, राजस्थान में है, वहाँ बुलाया और मैंने वहाँ से प्रोफेशनल, उसके पहले मैं 8-10 मंच कर चुका था, लेकिन प्रोफेशनली उस वहाँ से स्टार्ट हुआ था। प्रोफेशनल की आपने बात की है, आज आपको 25 साल कवि सम्मेलन की इस दुनिया में हो गए हैं, आपने कई देश भी घूमे हैं और भारत के लगभग हर कोने में आपने अपना कविता पाठ किया है। आज से 40 साल पहले का कवि और आज का कवि, खासतौर पर हिंदी का कवि, 40 साल पहले या 50 साल पहले के जो कवि होते थे या कोई कवि बनता था तो उनके पीछे की एक आम जनमानस के मन में एक धारणा होती थी कि कवि, इसका मतलब एक झोला लटका रखा होगा, स्लीपर पहन रखे होंगे, एक लंबा कुर्ता होगा, फटीचर सी जेब होगी। लेकिन आज के कवि को जब हम देखते हैं तो वो चार्टर्ड में चलता है। आपके ही पोस्ट देखते हैं, हर दूसरे दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरपोर्ट पे हमको फोटो के साथ मिल जाते हैं। ये जो बदलाव है और इस बदलाव में क्या कविता को आज भी जिंदा रखे हुए हैं या आज की इस आडंबर भरी दुनिया में जो दिखता है वो दिखता है हमारी सोच के सामने? पंडित सुनील व्यास कवि के रूप में इस परिस्थिति को कैसे डिफाइन करेगा, कैसे देखेगा? पहले जो कवि की धारणा बनी थी, अच्छा पहले का कवि बड़ा अद्भुत स्वाभिमानी होता था। आत्मप्रकाश शुक्ल जी की लाइन याद आती है कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता है ये मिलन दोबारा हो ना हो, जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा तो हो मन हमारा ना हो। वाह क्या बात! मतलब हमारा मन हो तो हम सुना में जी जी। पैसे कौड़ी की परवाह थी, मिल गए रहने को, मिलके खाना आना मिल गया, कवि सम्मेलन हो गया। कवि सम्मेलन 2-2 दिन रुक जाते थे नहीं तो एक प्रोफेशनलिज्म टच नहीं आया। कविताएं तो जिंदा थी लेकिन प्रोफेशनलिज्म एक टच नहीं आया, एक इंडस्ट्री नहीं बन पाई। और सबसे सस्ता और लोकप्रिय मनोरंजन का जो माध्यम था वो कवि सम्मेलन था। इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ावा नहीं दिया गया। कवि सम्मेलन होता था, रात भर चलता था, 2 दौर होते थे, 3 दौर होते थे। समय बदल गया, अब मनोरंजन के कई साधन आ गए। उस जमाने में साधन नहीं थे, अब मनोरंजन के कई साधन आ गए, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया। तो जैसे जैसे अपग्रेड होता गया मनोरंजन, तो ये लोक रंजन, कवि सम्मेलन, आत्मा हिंदुस्तान, ये भी अपग्रेड हो गई। रात भर की जगह के 3 घंटे का शो के, तो चूंकि 3 घंटे पर आ गया और कवि को अपना घर भी चलाना होता है, उसे भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। वो कोई गाना बज रहा है या केवल होठ हिला रहा वाला नहीं है, वो खुद लिखता है, खुद गाता है, खुद बोलता है और बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वो पूरी रात ऑडियंस को बांधे रखता है। तो उसका पारिश्रमिक उसको पूरी तरह से मिलना चाहिए क्योंकि उसका भी घर है। जी। तो अगर उसने अपग्रेड किया तो खुशी की बात है। रामनिक मुखर्जी ने लोगों को पैसे दिलवाना आरंभ किया। सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि कवि सम्मेलन में पैसा मिलना चाहिए, तो सूटेड बूटेड सुरेंद्र शर्मा जी आने लगे। कवियों की ड्रेस चेंज, टाई वाई और बकायदा आने लगे। उसके बाद हमारे अंदर में उस लेवल तक पहुंचे थे कुमार विश्वास से, चार्टर्ड प्लेयर होना चाहिए, कवि को इतना पैसा मिलना चाहिए। एक छोटा सा नाचने वाला या छोटा सा गाने वाला प्लेबैक सिंगर या कुछ भी हो जिसको नहीं आता, वो 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, जबकि उसने न तो उसने कंटेंट लिखा है, न उसको ढंग से गाना आ रहा है। अगर उसको लाइव मंच पे खड़ा करो तो आधा घंटा नहीं टिक पाए, हम रात भर। तो हमें इसका मान से मिलना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है। कविताएं तब भी जिंदा थी, कविताएं आज भी मंच पर जिंदा है और आने वाले समय में रहेगी जिंदा। बहुत अच्छा आपने कहा। आपने कुमार विश्वास के साथ भी मंच साझा किया है, सुरेंद्र शर्मा के साथ भी मंच साझा किया है। मुझे भी लगता है कि भारत में ऐसा कोई बड़ा कवि आज है जिसके साथ आपने मंच साझा नहीं किया हो। लेकिन इसके इतर टेलीविजन की एक दुनिया है,
इसमें लाफ्टर शो होते हैं, आपने भी कई लाफ्टर शो में काम किया है, और मुझे जहाँ तक याद है कहीं आपकी रुचि किसी लाफ्टर शो में नहीं रही तो आपने उस लाफ्टर शो को छोड़ भी दिया। हाँ बिल्कुल। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज किया है, आप मुझे लाफ किया। जब लाफ्टर शो का एक एपिसोड और बन रहा था जिसमें अक्षय कुमार और एक साथ थे, उसका ऑडिशन एक कोई जाकिर खान कोई स्टैंड अप कॉमेडी था, मुंबई अध्ययन में उसको ऑडिशन देने, तो मेरे पास बार बार फोन आ रहा था कि आप आइए ऑडिशन के लिए, आप आइए ऑडिशन के लिए। तो हम ऑडिशन देने चले गए। मैंने पूछा अंदर ऑडिशन कौन दे रहा है, उस अपने लेवल का आदमी हो कि भाई जिससे थोड़ा सा तो अपग्रेड होना चाहिए ना ऑडिशन, जो मेरा एग्जाम दे रहा है वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर सुनील पाल या राजू श्रीवास्तव या ऐसे कॉमेडियन अगर बड़े लोग ऑडिशन ले रहे होंगे तो स्वीकार है, मतलब कौन ले रहा है? बोले वो एक ओपन माइक वाला है, तो जाके काम करके। मैंने कहा वो गाली गलौज में, बोले हाँ, सॉरी बॉस, वो मेरे कैटेगरी का नहीं, मैं उसे ऑडिशन दे सकता। कॉमेडी नहीं, कॉमेडी मुझे पता है क्या, मैं आ गया ऑफिस फ्लाइट पकड़, मैंने ऑडिशन नहीं दिया। ये कवि का स्वाभिमान है, बल्कि कवि का स्वाभिमान, ये कवि का स्वाभिमान। हाँ, एक कवि का स्वाभिमान। इसी के साथ इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरा और है कि आज के दौर में या आज के परिप्रेक्ष्य में जब युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उसी दरमियान ओपन माइक जैसे कई शो आज की तारीख में चल रहे हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, कई तरह के नाम हैं, हम यहाँ किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ जैसी सब ये कॉमेडी नहीं है, वहाँ जैसा काम हो रहा है, जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, जिस तरह के भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये कितना घातक हमारी युवा पीढ़ी। बिल्कुल, ये भारत की संस्कृति है ही नहीं, ये भारत की संस्कृति नहीं है। कपिल शर्मा शो आया था, कपिल शर्मा शो आपको पता है किसके बेस से? एक इंग्लिश शो के ऊपर बेस, उसको पूरा का पूरा वैसा वैसा कर लिया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत रखा। लेकिन अभी जो ये ओपन माइक वाला आ रहा है, ये अपने घर परिवार को गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया उन माँ बाप को, जो इनको हम भगवान मानते हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। इनके कंटेंट में कहीं से लेकर कहीं तक ह्यूमर नहीं है, हास्य नहीं है। इनके कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ गालियां है, हास्य बाहर बैठ के तरसता है बेचारा, मैं कब आऊं, या गालियां खत्म हो तो मैं आऊं। इनके पास यही, दे आर नॉट कॉमेडियंस। वो एक छोटे से श्रोता वर्ग के जो दूषित है उसको खुश करने के लिए ये दूषित वातावरण फैलाया जा रहा है। आज का आम हिंदुस्तानी तो आज भी चौपाल पर बैठकर माटी से निकाली हुई लोक रंजन उस हंसी को, उस कमेंट, गालियां हम भी देते थे ना हमारे शादी में, हमारे समधी समधन को आपस में गालियां देते थे। गालियां हमारे कृष्ण जब बाल चराने टोपी चराने जाते थे तो उस ब्रज में गालियां देते थे, तो वो गालियां मीठी लगती थी जी, उन गालियों में बुराई नहीं आती थी। ये गालियां मीठी नहीं है, ये इंटेंशनली दी हुई गालियां है, एक गंदा वातावरण पैदा किया जा रहा है। मुझे डर है नई पीढ़ी को, आज जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लगेगा कि कॉमेडी यही है, हंसना भूल जाएंगे बेचारे। तो यहाँ आप जैसे कभी, आप जैसे साइकिल इलाहाबादिया आया भी जी, उसने शो बनाया, उसको पॉडकास्ट उसका बंद कर दिया, शो बंद क्यों कर दिया? उन्हें जेल में डाला, उनको पड़ गया। भारत माता को कॉमेडी कर रहे हैं। तो ऐसे जो शो हैं या ऐसे जो पॉडकास्ट चल रहे हैं या मैं कहूँ ओपन माइक के जैसे शो हैं, इनको रोकने का या इनको लगाम लगाने के लिए आवाज जो बुलंद करनी पड़ेगी, वो आप जैसे कभी हम लोग कर रहे हैं जी। सुनील पाल जो हमारे सीनियर हैं, मेरे कई कॉमेडियंस हैं, मेरे मित्र हैं जो मुझसे बड़े हैं और जो प्रतिष्ठित हैं हिंदुस्तान में, है ना, वो सब कर रहे हैं। आश्चर्य होगा राजू श्रीवास्तव जी आप मेरे घर आए, मैं कानपुर जी बिल्कुल, है ना, सुनील पाल जी भी मेरे घर आए जी, उनकी कॉमेडी को देख देखकर हमने सीखना शुरू किया। सर मैंने महमूद साहब हैं उनको सीखना शुरू किया। इनको पूरी तरह से बैन करना चाहिए, पकड़ के, मैं कह रहा हूँ उल्टा करना चाहिए। आपका गुस्सा जायज है, और वास्तव में अगर हमारी युवा पीढ़ी को इस चीज से बचाना है तो आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जैसा आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ऐसे शोज जो है वो बैन होंगे। आगे चलते हैं, आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव किस कवि का पड़ा, या आप किसको अपना आइडल मानते हैं? मैं अपने पापा को, मेरे पापा का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है जी। हर परिस्थिति से लड़ना मेरे पिता ने सिखाया जी। दुख में से सुख के पल निकालना
हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया, और 40 रुपए की फटी बंडी पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पापा ने सिखाया। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो पिता का प्रभाव मेरे पर है। उनकी जिंदा दिली, किसी के बारे में कभी उन्होंने गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। उनकी आवाज में जो खनक थी ना, जब ठंडी गाते थे, जब चंद्रशेखर स्तोत्र गाते थे, बड़ा अच्छा लगता। उनका प्रभाव मुझ पर जाता है। अब कवि के हिसाब से आता है, तो मैंने सबसे पहले जिनको सुनना शुरू किया था वो हमारे हीरो थे। हास्य में क्यों आया उसका रीजन है कि मैंने उनको ज़्यादा पसंद किया। मैंने शरद जोशी जी में व्यंग लिखता था, और आपको खुशी भी होगी जानकर जब शरद जोशी जी ने नाम फिल्म लिखी थी। नाम फिल्म के सारे डायलॉग शरद जी जोशी के हैं। चिट्ठी आई है, हाँ, उस फिल्म के सारे डायलॉग शरद जोशी जी के हैं। तो उस समय भी मैं उनके साथ था, राजेंद्र कुमार के ऑफिस जाना आना के काम। और उत्सव फिल्म जो है वो शरद जी जोशी के डायलॉग से उत्सव फिल्म। तो मेरे ऊपर प्रभाव शरद जी जोशी का ज़्यादा है मेरे लेखन में, गद्य लेखन। और फिर मैंने शैल चतुर्थ जी को, शैल जी को, उल्लाड़ मुरादाबादी को, इनको सुनना शुरू किया। वीररस में अगर हम जाएं तो उस जमाने में हरिओम जी हमें बड़े अच्छे लगते थे। आज की तारीख में हरिओम जी आज भी अच्छे लगते हैं, पर आज की तारीख में मुझे जिन्होंने पूरी तरह से बहुत सपोर्ट किया। कवि सम्मेलन में का एक एटिकेट्स होता है, कैसे बैठना, कैसे उठना, किससे कैसे मिलना, मंच पर क्या करना, क्या नहीं करना, ये मेरी चीज नहीं सिखाया। तो प्रभाव मेरे लेखन में शरद जी का कहीं ना कहीं आएगा। आपकी कोई पुस्तक कभी प्रकाशित? मेरे 3 पुस्तक है जी, और मैं आपको भेंट करूंगा। बिल्कुल। एक है अधपक्की निगोरिया, एक है पगडंडियों की सांसें जी, और एक है स्वर का सफर। 3 किताबें। आने वाले 5 साल में हम पंडित सुनील व्यास को कहाँ देखते हैं, या आने वाले 5 साल में पंडित सुनील व्यास कविता के इस मंच को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आज जो स्थितियां बन रही हैं, फिर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की या यूट्यूबर्स की, तो आने वाले समय में कवि और कविता अपने आप को इस परिप्रेक्ष्य में कैसे जिंदा रख पाएंगे, और कैसे ये निरंतर आगे बढ़ने की जो ये सोच है, इसको कैसे आगे ले जा पाएंगे? विनीत भैया, कवि आज की तारीख में क्या कवि बन रहे हैं जी। मेरा मानना है कवि कभी बनता नहीं है जी। किसी संगीत की क्लास हो सकती है, डांस की क्लास हो सकती है, कविता की कोई क्लास नहीं होती है, कोई कोचिंग क्लास नहीं होती है। कवि पैदा होता है, और कवि आजकल कवि बनने जा रहे हैं, खुद बन रहे हैं। मैं कवि बन गया, अपने नाम का कवि और लगा देते हैं। मैंने कभी नहीं लगाया, सुनील व्यास आपने फेसबुक और सारे सुनील व्यास। कवि पैदा होता है, कवि बनता नहीं। और जो कवि पैदा हुआ है ना, वो कविता को जिंदा रखेगा, और कविता को कोई मिटा नहीं सकता। कविता हमेशा हमारे जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वो सारे काव्य में जो मानस लिखी है तुलसीदास जी ने, वो आज भी गाई जाएगी। छंद, दोहे, सोरठे आज भी गाए जा रहे हैं। तो कविता बहता हुआ है निर्मल जल है, गंगा की तरह, वो कैसे खत्म हो सकता है? तो कविता बहती रहेगी, निरंतर बहती रहेगी, हमेशा बहती रहेगी। लेकिन जो अचानक से कवि बन गए यूट्यूब के माध्यम से, या 2-4 आयोजन करके, या घुसपैठ करके, वो हम सोचते हैं कि वो नुकसान पहुंचाएंगे कवि सम्मेलन को। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता कवि सम्मेलन को। परंपरागत रूप से चली आ रही, ऐसे कई आए, कई थे। एक लीडर करना चाहूंगा, रातों रात हिट हो गए यूट्यूब से जी, और रातों रात हम खत्म भी हो गए। वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है। मैं शरद जी का आज भी नाम बिल्कुल ले रहा हूँ। जो ठोस है वो स्थायी है। पानी के बुलबुलों की तरह आएंगे हजारों, पानी के बुलबुलों की तरह चले जाएंगे। ऐसे कई स्टैंडअप कॉमेडियंस आएंगे, चले जाएंगे। ऐसे कई विद्रूप हास्य पैदा करने वाले आएंगे, चले जाएंगे। कई श्रृंगार के नाम पे अश्लीलता फैलाने वाले आएंगे, चले जाएंगे। कोई वीर रस के नाम पे गाली देने वाले आएंगे, काफी सब लोग चले जाएंगे। स्थायी तो कविता रही, हमेशा रही। और मैं 5 साल बाद जो आप कह रहे हो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ सर, जो मेरे द्वारा कभी सोच रखा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कहा, वो सर उसके हाथ में सौंप रखा है। जहाँ वो ले जाएगा मैं बहता हुआ हूँ, उसकी धारा में बह रहा हूँ। नहीं, उनका भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर है, और
आप जैसे आप अपने इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें कही हैं, तो लगता है कि सन 2000 से 2025 सफर छोटा है लेकिन आपका नाम बहुत बड़ा ठाकुर जी ने किया है, और हम चाहेंगे कि निरंतर आगे बढ़ता रहे। लेकिन पॉडकास्ट समाप्ति की ओर है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट आपकी उन 4 पंक्तियों के साथ समाप्त हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, कि झील पर मेरा जन्म हो तो इस घाट पर जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से ये आज का पॉडकास्ट। आज भी विनीत भैया, मेरा मन आज भी, मैं अगर काम इस शहर में हूँ तो मैं सुबह उठते जेल के वहां जाऊंगा, बड़ी पाल पे अदब की छतरी पे बैठूंगा, कमल गुरु की छतरी पे बैठूंगा। आज भी अगर कांकरोली में हूँ तो मंगला के दर्शन जरूर करूंगा और जेल पे जाऊंगा, उन परिंदों से मिलूंगा, उन सबसे मिलूंगा, उन पेड़ पौधों से, उस पहाड़ की उस पत्थरों से, उस सीढ़ियों से, सबसे मिलूंगा। और मैं द्वारकाधीश से एक ही बात कहता हूँ कि जगत रूठे भले रूठे तू न, ये मेरे पिताजी कहते हैं जी, मेरे पिताजी का शब्द मैं रोज बोलता हूँ, जगत रूठे किसी का डर नहीं मुझे, तुम्हें रूठे तो भले रूठे, मतलब द्वारकाधीश भी रूठना चाहिए, जगत रूठे भले रूठे तू न रूठना चाहिए, और मत छोड़ मुझे मेरे हाथ पे, जन्म दे दोबारा, दे तलाक की पाल पे, और आजा मेरे ठाकुर, राह देखो तेरी मंदिर की ढाल पे। वाह! तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ पंडित सुनील व्यास, जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर से लेकर आज दिन तक का जो सफर है वो हम सभी के साथ में रखा है। और निश्चित तौर पर कहते हैं कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप में हुनर है, अगर आप में प्रतिभा है, तो कहीं ना कहीं से वो आपको खींच लेगी और उस मुकाम पर जाकर खड़ा करेगी जहां आपको सब लोग सलाम करेंगे। अंतिम बात कहूंगा, आज की ये लोकेशन, आज की ये जगह जहां आज हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ है, रंग स्मृति, आदरणीय पंकज जी शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है, अगर कला प्रेमी है, अगर ठाकुर प्रेमी है, तो एक बार रंग स्मृति में जरूर आइए। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी इस बात को विराम दूंगा कि भले हो छोटे लेकिन धरती का हिस्सा हम भी हैं, जैसे प्रभु की सारी रचना ऐसी रचना हम भी हैं। इतना भी आसान नहीं है पढ़ना और समझ पाना, सुख की दुख की संघर्षों की पूरी गाथा हम भी हैं। और ईश्वर ने तो लिख रखा है सबके माथे पर, लेकिन अपने सुख के अपने दुख के एक विधाता हम भी हैं। और जब जब भी इच्छा होती है रास रचा लेते हैं हम, अपने मन के वृंदावन के छोटे कान्हा हम भी हैं। जय द्वारकाधीश।